Hello students, I am Vikas sir from MS English tutorial. In this video, today we will discuss the first poem of class 10 CBSE from the First Flight book. The name of the poem is Dust of a Snow. Dust of a Snow, which has been composed by Robert Frost. Robert Frost. So first of all, my friends, first of all, we'll know about the poet who Robert Frost was. Means who was Robert Frost and what was he famous for. Okay, so listen first of all, my dear students. First of all, Robert Frost was an American poet. Means Robert Frost was an American poet. He belonged to America. He was born on 26 March 1874, 26 March 1874 and died on 29 January in 1963 at the age of 88. Means he was born on 26 March 1874 and he died on 29th January in 1963. When he died, his age was 88. Means he died at the age of 88. Got it? Next, he was one of the most famous poets of America in the 20th century. So my friends, in the 20th century, he was one of the famous poets. You can say he was a great poet of his time. No doubt about that. His style was very impressive. Means his writing style was very inspiring, very inspiring, and very message giving, you can say also. Got it? He was known for his realistic depictions. Means he was known for his realistic depiction. Means he was known for his realistic writings, you can say. Means his writings were related to truth, you can say. Got it? Of rural life. Generally his writings were related to rural life, village life. You can say peasantry also, farmers also. Got it now? He was awarded 4 Pulitzer prizes for poetry. Now it's very impressive. He was awarded 4 Pulitzer prize for poetry. He was nominated for the Nobel Prize 31st times. Think, my students, he was nominated for the Nobel Prize 31 times, or for this, and we can say that he was a great poet of his time, no doubt. Clear? His some important works are The Road Not Taken, The Open Word, Out, Fire and Ice, Nothing Cold Can Stay, etc., etc., etc. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है ना। उनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था। उनकी मृत्यु 29 जनवरी इन 1963 को हुआ था, 88 के एज पे, है ना। वो अमेरिका के एक फेमस कवि थे, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। उनकी जो स्टाइल होती थी लिखने का वो बहुत ही इंप्रेसिव हुआ करता था, और वो जो है जनरली रूरल लाइफ के बारे में लिखा करते थे, ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा करते थे, ठीक है। इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है। उनको 4 बार पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है, और उन्हें 31 टाइम्स 31 बार उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो द ओवन वर्ड, आउट, फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, डॉट डॉट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मैं बात करूंगा अबाउट द पोएम की, अबाउट द, तो नाउ फ्रेंड्स, अबाउट द पोएम डस्ट ऑफ अ स्नो. डस्ट ऑफ अ स्नो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये डस्ट ऑफ अ स्नो जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक इंटरेस्टिंग पोएम है. दिस पोएम टीचेज अस अ लेसन दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन आवर लाइफ कैन क्लैरिफाई आवर सोल एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर इन लाइफ. तो माय स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है वो हमें एक लेसन देती है कि
एवरी स्मॉल एक्ट, मतलब एक छोटा सा छोटा काम भी जो है ना, वो हमारे लाइफ में हमारी आत्मा को, हमारी अंदर की जो जिज्ञासा है उसको क्या करता है, क्लेरिफाई करता है एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर इन लाइफ। और लाइफ में अच्छा करने के लिए हमें क्या करता है, तो मोटिवेट करता है। तो दिस इज अ लेसन फ्रॉम दिस पोएम, यू नो, ठीक है। द मैसेज फ्रॉम दिस पोएम इज क्लियर इनफ दैट, मतलब इस पोएम से जो मैसेज है ना वो बिल्कुल क्लियर है कि वी नीड टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। मीन्स माय फ्रेंड्स, है ना, वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पोएम दैट, है ना, वी मस्ट यू कैन से होपफुल। हमें क्या होना चाहिए, हर हाल में हमें होपफुल होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, है ना। हमें क्या रखना चाहिए, तो हमें बिलीव रखना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंक भी रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्लियर होता है आपका अबाउट द पोएम, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं, आप भी अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। नाउ विल रीड द पोएम एंड एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन, ओके। देन हमारा जो पोएम है वो ये है, द वे ए क्रो, द वे ए क्रो shook down on tree, down on me the dust of a snow from a hemlock tree। नेक्स्ट आपका स्टैंजा है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude। तो ये जो पोएम है, इट इज अ वेरी स्मॉल पोएम, विच कंसिस्टेड ऑफ 2 स्टैंजास। दिस इज स्टैंजा नंबर 1 एंड दिस इज स्टैंजा नंबर 2। तो ये बहुत ही छोटा सा पोएम है माय फ्रेंड्स, है ना। ओनली अगर देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो टोटल 16 वर्ड्स का, ओनली 16 वर्ड्स, और जो आपका सेकेंड स्टैंजा जो है वो आपका है 18 वर्ड्स का, वो 18 वर्ड्स का, मतलब कि ये मात्र 34 वर्ड्स का टोटल पोएम है माय फ्रेंड्स, जिसका लिटरल मीनिंग तो बहुत ही आसान है, बट इसकी जो डीपली मीनिंग है, जो मेटाफोरिकल मीनिंग है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर यूजफुल इन आवर लाइफ। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what the poet says, the poet says, the way a crow, sorry, not crow shook down on me the dust of a snow from a hemlock tree। then what is this? राइटर तो ये बताना, पोएट तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से क्रो ने, है ना, मुझ पे हिलाया, मान लीजिए कोई भी चीज जो था वो मुझ पे, मतलब सुक डाउन ऑन मी, मुझ पे गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब क्या है कि जिस प्रकार में एक क्रो जो है वो एक हेमलॉक ट्री से स्नो ऑफ डस्ट को मुझ पर गिराया, उसको हिला करके, ठीक है। तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो मेरे हार्ट, मतलब जो मेरे मूड था ना, उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, और मेरे जो एक दिन का कुछ हिस्सा जो है जिसे मैं बर्बाद किया था और बचा भी दिया। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, लिटरल मीनिंग तो आपके सामने खत्म हो गई, बट मेटाफोरिकल नियम, मेटाफोरिकल जो मीनिंग्स है माय फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा है। एक्चुअली इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, ठीक है, कि वंस अपॉन अ टाइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट once upon a time Robert Frost was a pensive mood, you can say he was disappointed by something, and actually that is not mentioned in this poem, what was the reason about that, but एक समय की बात है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही निराश थे, शायद वो अपने जीवन से निराश थे, उन्हें कोई परेशानी थी,
है ना, वो तो पोएम में मेंशन नहीं किया गया, बट वो क्या है कि इतना ज्यादा निराश थे ना कि वो शायद वो कहीं पे, मतलब आप कह सकते हो कि एक स्नो एरिया में, एक हिल एरिया में, वो एक हेमलॉक ट्री के पास जाकर बैठ गए। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, मैंने कहा तो कि बैठ गए हम लोग ट्री के पास, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद उस ट्री के बगल से गुजर रहे हो, यहाँ पर वहां पे बैठे हुए हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो खैर अभी हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग ट्री के पास बैठे हुए थे और वो अपनी तन्हाई में, अपनी चिंता में वो डूबे हुए थे, ठीक है। और तभी क्या, वो जो हेमलॉक ट्री, अब देखिए एक लॉजिकल चीज यहाँ पे समझिएगा, हेमलॉक ट्री एक्चुअली ये एक पॉइजनस ट्री होता है, ये एक पॉइजनस ट्री होता है ना। और क्रो जो है, ये भी आपको कह सकते हो ना, क्रो का आना भी एक बैड सेंस को दिखाता है, ये एक आप कह सकते हो कि क्या बोल सकते हो, हाँ उसे एक मान लीजिए ना बैड सेंस ही मानते हैं हम लोग जनरली, ठीक है, कि क्रो का आना अच्छा नहीं होता है ना, लोग उसे बैड लक कहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी आप शुभ काम करने जा रहे हो, अगर वहां पे क्रो आ जाता है ना, तो लोग उसे बैड लक करते हैं, ठीक है। तो खैर चलिए देखिए क्या आप यहाँ पर पोएट समझाना क्या चाहते हैं, डीपली मीनिंग क्या है इस पोएम में। इस पोएम में जो मेन डीपली मीनिंग है कि जब वो निराश थे तो बैठे हुए थे एक क्रो के पास, सॉरी एक हेमलॉक ट्री के पास बैठे हुए थे, है ना, उनके नीचे बैठे हुए थे, और ऊपर एक क्रो थी, एक क्रो था जो क्या किया ना कि डस्ट ऑफ स्नो, तो एक्चुअली क्या है ना कि वो हेमलॉक ट्री जो था उस पे मान लीजिए कि उस समय मैंने पहले कहा कि वो क्या था, हिली एरिया था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वहां इतनी ज्यादा स्नोइंग हुई होगी कि पूरा का पूरा एरिया ही स्नो से कवर्ड हो चुका होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हेमलॉक ट्री पे भी बहुत पूरे स्नो आ गए थे, स्नो से कवर्ड थे। अब वहां पे जब वो बैठे थे तो क्या पता कि क्रो वहां पर पेड़ पे आके बैठा, जिससे जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो उन पे आके गिरा। यहाँ जो डस्ट आ रहा है ना, डस्ट का मतलब पार्टिकल ऑफ स्नो हो रहा है माय फ्रेंड्स, पार्टिकल ऑफ स्नो, ठीक है। तो वो स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जो राइटर पे आके गिरा, मी मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मी मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो जो रॉबर्ट फ्रूट पे आके गिरा, तो ये हो सकता है कि उस समय क्रो जो है आके हेमलॉक ट्री पे बैठा होगा। दूसरी बात ये है कि शायद वो उड़ रहा होगा, है ना, तो ये बहुत सारे, इनका मूवमेंट भी इसमें नहीं किया हुआ है मेंशन, ठीक है। तो किसी भी तरीके से वो गिरा हो, लेकिन वो जब हेमलॉक ट्री भी देखिए क्या है, पॉइजनस है, ये भी एक बैड लक है को दर्शाता है। और उन्होंने जब ये जो गिरा ना उनके ऊपर आकर, तो क्या हुआ कि हैज गिवन माई हार्ट, तो यहां पर माई हार्ट मतलब किसका हार्ट, तो रॉबर्ट्स, है ना, रॉबर्ट्स हार्ट, मतलब पोएट का हार्ट को क्या किया, तो चेंज कर दिया, उनकी मूड को ही चेंज कर दिया। मतलब आप कह सकते हो कि वो यहाँ पर क्या थे, होपलेस थे, डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन अब यहाँ पर वो क्या हो गए, तो हैप्पी हो गए ऐसा होने से। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ आई डे आई हैड रूड, रूड का मतलब यहाँ पर कह सकते हो ना जिसे स्पॉइल्ड कर देना, मतलब कि देखिए वो निराश थे किसी वजह से और इसलिए वो अपने दिन को क्या किया, तो बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने आए, है ना, हेमलॉक ट्री के पास जब बैठे थे, तो क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो को गिराया उनके ऊपर, और जिनसे उनका मूड क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो देखिए ये तो एक सिंपल सा मेटाफोरिकल मीनिंग है, बट इसे मैं आपको लाइफ से कोरिलेट करता हूं, जो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर हमारी पढ़ाई ही में अगर मान लीजिए कि मैं असफल हो जाते हैं, है ना, असफल हो जाते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना, और उसी में डूबे रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन ये है कि हमें बिल्कुल भी उस निराशा में डूबना नहीं है, ठीक है, हमें बिल्कुल भी उस निराशा में डूबना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिसे हम बुरा समझते हैं वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे इस पोएम में भी वही चीज देखा गया कि क्रो भी बैड लक को दर्शाता है, हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस है, लेकिन यहीं पे उनको क्या होगा कि उनके लिए अच्छा हो गया, उनको मूड को चेंज हो गया, है ना, और जो उनके अंदर शायद मान लीजिए कि किसी भी काम को करने की इच्छा शायद नहीं रही होगी, थक गए होंगे, उब गए होंगे, लेकिन बट वंस अगेन, है ना, ही हैज बिकम एनर्जेटिक, एक बार वो फिर से क्या हो गए, एनर्जेटिक हो गए, और फिर से वो ही वाज रेडी, मतलब ही इज रेडी टू डू वर्क, एंड एक बार फिर से वो वर्क करने के लिए क्या है, रेडी है। तो अगर देखा जाए तो दिस पोएम इज वेरी इंटरेस्टिंग एट लार्ज। कुल मिलाकर ये पोएम जो है
बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें क्या होना चाहिए, तो वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें आशावादी जरूर होना चाहिए। हमें कभी भी एक चीज से हार नहीं माननी चाहिए, है ना, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।